तो आज का जो मुद्दा है इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट का, ठीक है, वो देखेंगे कि व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं का कैसे। तो जो बड़े बड़े संख्याएं होते हैं उनको हम व्यवहारिक प्रयोग में कैसे लाते हैं। व्यवहारिक प्रयोग कहने का मतलब हमारा जो प्रतिदिन का दिनचर्या है रोज का, उसमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन बड़ी संख्याओं का, क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमको समझना है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई के एक मात्रक इकाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ा है कि हम लोगों ने देखा था कि लंबाई जो नापा जाता है, हम लोग लंबाई जो मापते हैं उसका एक इकाई होता है, मात्रक होता है। जैसे कि हमको किसी भी टेबल या बेड को या फिर किसी घर को नापना है तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि लिखते हैं 5 मीटर। मीटर क्या हुआ, इकाई हुआ। ठीक है, पेंसिल की लंबाई, पुस्तक अभ्यास पुस्तक चौड़ाई, ठीक है, मापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पेंसिल हो गया, बुक हो गया, किताब, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी घर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ। हमारे रूलर या सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, परंतु एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है। अतः पेंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए हम एक छोटे मात्रक मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जैसे कि हमने जो इकाई बनाया था, यूनिट बनाया है, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये किस लिए बनाया गया है। मान लीजिए किसी बड़ी चीज़ को नापना है तो हम मीटर से माप सकते हैं। उससे छोटी चीज़ को मापना है तो सेंटीमीटर से, उससे छोटी चीज़ को मापना है तो मिलीमीटर से। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर क्यों बनाया गया है, हम क्या किए हैं कि हमने एक आधार माना है मीटर। ठीक है, अब मीटर को भी छोटा छोटा भाग में हमने तोड़ दिया है, छोटा छोटा भाग में मीटर को बांटा है, बोला है कि मीटर से भी छोटा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर हो गया। अब कोई और छोटा चीज़ है, उसको अगर हम मापना है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर को भी छोटा छोटा भाग में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब बहुत छोटा चीज़ को नापने के लिए मिलीमीटर में आप माप सकते हैं। अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई, स्कूल के भवन की लंबाई मापने के लिए पाते हैं कि सेंटीमीटर बहुत छोटा मात्रक है। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपकी स्कूल की लंबाई मान के चलिए कि 20 मीटर है। ठीक है, मान के चलिए 20 मीटर है, तो उसको अगर सेंटीमीटर मात्रक में आप मापिएगा तो 20 × 100, 20 × 100 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप 20 मीटर लिखिए। आपको 2000 सेंटीमीटर लिखना होगा, उसके जगह पे 20 मीटर लिखिए। तो ये आसानी होगा, पढ़ने में भी आसानी होगा और लिखने में भी आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई, कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसके आधार पर हम किसी भी यूनिट जो इकाई होता है उसको लेते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मिलीमीटर में मापा जाता तो कितना हो जाता, 20 × 100, तो कितना हो जाएगा, 20,000 मिलीमीटर लिखना पड़ता। अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोगों को आदत है कि मीटर पढ़ने के लिए, मीटर पढ़ने का, तो 20,000 मिलीमीटर हम अगर माप के 20 मीटर, मतलब कमरे का लंबाई को हमने मापा है। ठीक है, माप के अगर हमने रखा है 20 मिलीमीटर, 20 मीटर को हमने लिख दिया 20,000 मिलीमीटर में। ठीक है, मिलीमीटर लिखना भूल गए तो कोई भी अगर देखेगा तो सोचेगा कि मीटर है ये। ठीक है, तो 20,000 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। यदि हमें दो शहरों जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता के बीच की दुनिया बतानी है तो मीटर भी बहुत छोटा मात्रक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा दूर, जैसे कि यहाँ से आपको कहीं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इतना दूर दूर चीज़ को लंबाई मापना है तो वो मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर या मीटर, मीटर बहुत छोटा है। वहीं पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर, जिसमें क्या होता है कि 100 मीटर बन मिला करके 1 किलोमीटर बनता है। जैसे 1 किलोमीटर का 100 भाग 1000 मीटर, 1000 में बांट दिया गया है, 1000 मीटर में छोटा छोटा पार्ट में बांटा गया है। तो 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर बोलते हैं। तो हम किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनका इस्तेमाल कब कर सकते हैं, हमें देखना होगा कि लंबाई कितना है। ठीक है, जिस चीज़ को हम माप रहे हैं वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, उसके आधार पर हमको, बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको किलोमीटर में लिखना होगा। आप वही सोच के देखिए ना, कोई भी किसी भी दो जगह की दूरी मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर नहीं, आप मान के चलिए कि 100 किलोमीटर है किसी दो जगह की दूरी। ठीक है,
अब 100 किलोमीटर दूरी को आप सोचिए मीटर में नाप रहे हैं, तो 100 किलोमीटर 100 इंटू कितना करना पड़ेगा, 100 गुने 1000 करना पड़ेगा। अब 100 गुने 1000 करिए, अब उसको लिखिए आप, ठीक है। आपको लिखने में भी तकलीफ होगा और प्लस उसको पढ़ने और समझने में भी तकलीफ होगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि 100 किलोमीटर लिख देते हैं, आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, इस सब चीज़ का जानकारी अच्छे तरह से होना चाहिए, तो हम अनुमान आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने मिलीमीटर में 1 किलोमीटर बनता है, चूंकि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर है, इसीलिए 1 किलोमीटर के लिए कितना करना होगा, 1000 गुने 1000 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मिलीमीटर में क्या बनता है, 1 किलोमीटर। तो सोचिए 1 किलोमीटर का दूरी हमको मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मापने के लिए मिलीमीटर में हम मापेंगे, तो मिलीमीटर का जो स्केल होता है, जैसे ठीक है मिलीमीटर का स्केल बहुत छोटा होता है, तो हमको इतना बार 10 लाख बार ये करना पड़ेगा, जबकि 1 किलोमीटर का हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उससे बड़ा वाला स्केल का, तो 1 किलोमीटर का ये होगा, ठीक है। और ये देखिए लिख सकते हैं आराम से, 1 किलोमीटर लिखिए और 10 लाख मिलीमीटर लिखिए, कौन आसान होगा, ये आसानी होगा पढ़ने में, आपको लिखने में भी आसान होगा, 1 किलोमीटर पढ़ने में भी आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। तो यहाँ से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं इसको देख करके, ठीक है। मतलब पहली बार देखें तो घबरा सकते हैं इसको देख करके, तो इसीलिए हम यूनिट बनाते हैं, और यूनिट जैसे इकाई बनाते हैं, इकाई को अलग अलग भाग में हमने रखा है, ठीक है। तो छोटी इकाई है कोई बड़ी है, मतलब उसी को छोटा बड़ा करके हम लोग मापते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल है छोटा सा, कितने सेंटीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है। अभी यहाँ पे मिलीमीटर देखा गया था, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 लाख मिलीमीटर होता है। अब पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर होगा 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, तो 1 मीटर में आप जानते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे देखे थे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर था। अब क्या करना है कि 1 मीटर में आपको कितना मिलीमीटर हो सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से गुना कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए, उनकी जनसंख्या पता कीजिए, इन शहरों में से प्रत्येक युग्म शहरों के बीच की दूरी भी किलोमीटर में पता कीजिए। ये आपका काम है, ठीक है। इसको देखना है, अलग अलग शहर देखना है आपको, गूगल में सर्च कीजिएगा पता चलेगा 5 बड़ा बड़ा शहर कौन सा है, उसमें जनसंख्या भी बता देगा। प्लस जनसंख्या के साथ साथ आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूरी भी पता कर सकते हैं। अभी सब डिजिटल ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि आप घर बैठे सबका दूरी पता कर सकते हैं गूगल मैप के माध्यम से, ठीक है। ये सवाल था। अब देखिए यहाँ पे इस पे आते हैं, ठीक है। ये तो था लंबाई नापने का, ठीक है। लंबाई मापने के लिए हमने देखा अभी। अब अगर आपको कुछ सामान खरीदना हो, जैसे कि आप खाने वाला कुछ सामान खरीदते हैं, चावल गेहूँ दाल, तो इनको कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो इनको मापा जाता है किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि हम बाजार में गेहूँ चावल खरीदने जाते हैं, हम इन्हें किलोग्राम में खरीदते हैं, परंतु अदरक या मिर्च जैसी वस्तुएं हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, हम इन्हें ग्राम में खरीदते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। आप एक चीज़ समझिए, ऐसे आप मान लीजिए कि घर में 5 मेंबर है आपके घर में, आप एक टाइम का खाना खाते हैं, आप लोग चावल डालते हैं, आधा केजी खाते हैं, ठीक है। आधा केजी चावल खाएं, लेकिन वहीं पे आपको मसाला का ज़रूरत कितना पड़ता है, बहुत कम, एकदम चुटकी भर, थोड़ा सा, एक मुट्ठी से भी कम मसाला की ज़रूरत पड़ता है। तो सोचिए कि आधा केजी को आप किससे तुलना कर रहे हैं, मुट्ठी भर, मतलब कितना होगा, वो ग्राम में नापा जाएगा, उसका कितना भाग हुआ वो, ठीक है। इसीलिए किलोग्राम का 1000वां भाग होता है 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 1 ग्राम कितना मिलेगा, तो 1 किलोग्राम बनेगा। एक एक मतलब 1000 1 1 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा तो 1 किलोग्राम बनेगा। तो 1 किलोग्राम चावल के साथ अगर आप 50 ग्राम धनिया मिला रहे हैं, तो क्या हुआ कि 1 किलोग्राम में 50वां भाग, ठीक है, उतना आपको क्या करना पड़ रहा है, धनिया लेना पड़ रहा है। मतलब बहुत कम मात्रा में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते, तो उसको किलोग्राम में मापा नहीं जा सकता है। इसीलिए किलोग्राम को बांट दिया गया है, क्या किया गया, 1000 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो इसीलिए छोटे छोटे भाग में बांटा गया है, तो हम ग्राम में छोटी चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। जिस बीमार पड़ने पर जो दवाई की गोली ली जाती है, क्या उसके भार पर कभी आपने ध्यान दिया है, बहुत कम होता है। यह भार मिलीग्राम में होता है, ठीक है। जैसे कि आप दवा लेते हैं, अंग्रेजी दवा जो खाते हैं, तो कभी कभी देखिएगा डॉक्टर आपको जब दवा देगा
तो उसमें लिखा रहता है कि कितना मिलीग्राम का रहता है, जैसे कि 500 mg, 100 mg ऐसे रहता है लिखा हुआ दवा में। तो दवा का जो वजन होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसको किलोग्राम में नहीं मापा जा सकता है, उसको मिलीग्राम में नापा जाता है, ग्राम में भी नहीं माप सकते हम लोग, ठीक है। उससे भी छोटा यूनिट में हमको नापना पड़ेगा कि मिलीग्राम में, ठीक है। इसीलिए उसमें mg लिखा रहता है, 550 mg ऐसे करके लिखा रहता है। अब सोचिए कि 1 ग्राम में कितना 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। सोचिए किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो सोचिए 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, तो 1000 गुने 1000 करना पड़ेगा, मतलब 10 लाख मिलीग्राम होगा, ठीक है, 1 किलोग्राम में, ठीक है। तो दवा का भार बहुत कम होता है, इसीलिए उसको मिलीग्राम में हम मापते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर सवाल पूछा है कि कितने मिलीग्राम में 1 किलोग्राम बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको गुना कर देंगे, 1000 गुने करेंगे, 1000 गुने 1000 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ अगला सवाल जो है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, ठीक है। 2 लाख गोलियां हैं दवाई के एक बक्से में, ठीक है। कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख, जिसमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना और किलोग्रामों में कितना होगा। देखिए कितना गोली रखा हुआ है, 2 लाख गोली रखा हुआ है, और सबका वजन कितना है, 20-20 ग्राम है, 20-20 मिलीग्राम है। तो आपको क्या करना होगा, गुना कर देना होगा इससे। 2 लाख गुने 20 कीजिएगा तो आपको मिलीग्राम टोटल कितना वजन है 2 लाख गोलियों का वो निकल जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, मिलीग्राम को आप ग्राम में बदल सकते हैं और किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, और किलोग्राम में बदलने के लिए आपको और 1000 से मिलीग्राम, जब ग्राम में बदलेगा तो उसको 1000 से फिर से भाग देना पड़ेगा, तो आपको किलोग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। इसको करके देखिए। अब देखते हैं कि ये तो था कि ठीक है, आप लंबाई का पता कर लिए नापने का, ठीक है। ठोस के लिए, ठोस के बारे में पता किया कि कोई भी चीज़ लेना रहता है, जैसे कि चावल दाल ये सब, इसको कैसे मापते हैं। अब पानी, मान लीजिए तेल पानी ये सब चीज़ है, इनको आप कैसे मापते हैं, ठीक है। इनको मापने का तरीका है कि जैसे कि साधारण एक बाल्टी की धारिता कैपेसिटी प्रायः कितनी होती है, यह प्रायः 20 लीटर की होता है। तो हम इनको किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, ठीक है। जितने भी चीज़ होते हैं, द्रव चीज़ होते हैं, ठीक है, उनको लीटर में मापा जाता है। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे कि बहुत सारा चीज़, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ है, इनको क्या में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। एक देखिए जो साधारण बाल्टी होता है जो पानी भरने के लिए, वो कितना कितना लीटर का होता है, 20 लीटर का उसका कैपेसिटी होता है, ठीक है, धारिता होता है। धारिता को लीटर में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी हमें एक छोटे मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। देखिए जैसे लंबाई नापने के लिए हमने छोटे मात्रक का आवश्यकता पड़ा था, ठीक है। या ठोस का वजन मापने के लिए हमको छोटे मात्रक का आवश्यकता पड़ा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको मतलब छोटी कम चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हर चीज़ में हमको छोटी, क्योंकि दुनिया में कुछ चीज़ें छोटी है, कुछ चीज़ें बड़ी है, तो सब चीज़ का हम लोग नापते हैं, ठीक है, सबको मापते हैं। इसी तरह से अब जैसे कि ठीक है, एक बाल्टी बड़ा बाल्टी था, उसमें तो 20 लीटर था, लेकिन आप तेल खरीदते हैं बाल में लगाने के लिए, तेल वगैरह जो भी आजकल आ रहा है फैशन वाला में चीज़ में, उसको मापने के लिए लीटर में नहीं माप सकते हैं आप, उसको मिली लीटर में मापा जाता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि लीटर में भी होता है, 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, बालों के तेल, सफाई करने वाले द्रव, एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें, जो मात्रा लिखी होती है वह उनके अंदर के द्रव की मात्रा को मिलीलीटर में दर्शाती है। तो यहाँ से आप लोग देखे हुए हैं कि जब भी आप तेल खरीदते हैं, बाल में लगाने वाला तेल लगाते हैं, सफाई करने वाला कुछ भी द्रव लेते हैं, फिर सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, स्प्राइट जो भी पीते हैं, सब में मिलीलीटर में लिखा रहता है उसका जितना द्रव, जो द्रव है, ठीक है, वो मिलीलीटर में लिखा रहता है कितना है। तो उसको वो क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है कि कम रहता है, ठीक है, मात्रा में कम रहता है, बहुत कम रहता है, इसीलिए उसको मिलीलीटर में मापा जाता है। ध्यान दीजिए कि इन सभी मात्रकों में एक हम कुछ सर्वनिष्ठ शब्दों जैसे किलो, मिली और सेंटी को पाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि इन किलो का अर्थ है 1000, और यह इनमें सबसे बड़ा है, मिली का अर्थ है 1000वां भाग, ठीक है, यह सबसे छोटा है। जैसे कि किलो का मान लीजिए कि अर्थ है 1000, ठीक है,
और मिली का अर्थ है हजारवां भाग, उसका हजार भाग, ठीक है, समझ रहे हैं। अब अब क्या कीजिए, अब नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज़ कर सकते हैं कि एक ये ले लिया आप, ठीक ना। आपके सामने मिठाई है कुछ, ठीक है, कुछ मिठाई है, उसको बांटना है, 1000 लोगों में बांटिए। तो जो एक एक आदमी को जितना मिलेगा वही उसी भाग को बोलते हैं हजारवां भाग, ठीक है। वही बताना चाह रहा है मिली का मतलब। किलो 1000 गुना दर्शाता है, जबकि मिली हजारवां भाग दर्शाता है। अर्थात 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। इसी प्रकार सेंटी 100वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ किलो मिली इन लोग का मतलब समझा रहा है। सेंटी का मतलब क्या हो, 100वां भाग दर्शा रहा है किसी का। मिली का मतलब क्या हो, 1000वां भाग दर्शा रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे कुछ फिर सवाल दिया है। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची, ठीक है। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे बस से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, मान के चलिए जी से। इधर ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, डी में जाएगा, ई में जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे पहला सवाल नंबर पहला क्या है, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ए से डी तक, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ दूरी भी दर्शाया गया है। यहाँ से 4170 है, यहाँ ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहाँ तक अगर आएगा तो बस कितना दूरी तय किया रहेगा। तो यहाँ देखिए, इसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना होगा और इसको जोड़ना होगा, तीनों चीज़ को। तीनों को जोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि टोटल दूरी कितना तय किया बस, ठीक है। ए से लेकर डी तक जाने में, इस जगह से इस जगह तक, ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। फिर उसी तरह से डी से जी तक, डी से जी तक कहाँ पहुँचना होगा, डी से यहाँ पहुँचना, ई पहुँचना होगा, ई से एफ, फिर जी। तो ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है। बस जो द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी का कितना तय किया, मान लीजिए जी से अगर स्टार्ट करता है फिर जी तक पहुँचता है, तो जितने यहाँ पे दूरी दिया गया है सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या आप सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जैसे कि सी से डी तक दूरी यहाँ तय किया, कितना है 2160। और फिर पूछ रहा है कि डी से ई तक, डी से ई तक पहुँचा, कितना पहुँचा 8140, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो इससे इसको घटा देंगे, इस दूरी से इस दूरी को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना इसका अंतर है, ठीक है। बस द्वारा निम्नलिखित मात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब कितना समय लिया ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से बी तक जाने में कितना समय इसको लगा, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, जैसे कि क्या होता है कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, तो 4170 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगाया ये। तो हम क्या करेंगे, 4170 है उसको हम 60 से भाग दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना समय लगा। इसी तरह से सब में क्या करना है, हमको भाग देते जाना है, ठीक है, यहाँ पता चल जाएगा। अगला है कि रमन की दुकान, ठीक है। इसमें सारे चीज़ों का नाम, जैसे कि सेब, संतरा, कंधा, ठीक है, दांतों का ब्रश, पेंसिल, ये सब चीज़ों का दाम लिखा हुआ है, ठीक है। 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 3 रुपये प्रति नग, 10 रुपये प्रति नग, ये सब है। 1 रुपये प्रति नग, ये सब इसका क्या है, दाम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए पूरा। अब इसी पे आधारित सवाल पूछ दिया यहाँ पे। क्या पूछा है, क्या आप रमन द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए कि पिछले वर्ष इसका बिक्री कितना हुआ, सेब का बिक्री हुआ 2457 किलोग्राम और संतरा का बिक्री हुआ 3004। तो पूछ रहा है कि दोनों का बिक्री कितना हुआ, उसका भार बताना है। सेब का भार पूछ रहा है सबसे पहले, तो सेब कितना बिका है, 2457 बिका है। संतरा का भार कितना बिका है, 3004 बिका है। अतः कुल भार कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 457 और 3004 को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ निकल जाएगा कितना बेचा पिछला साल पूरा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है संतरा और सेबों का कुल भार, यहाँ पे वही उत्तर को लिख देना, यहाँ पे जोड़ने के बाद जितना आएगा उसी को यहाँ पे लिख देना। अगला सवाल क्या है, क्या आप रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। ये फल सेब जो बेचता था कितने कैसे रुपये केजी बेचता था, सेब 40 रुपये केजी बेचता था। तो क्या करना होगा, 40 गुने 2457 करना होगा, ठीक है। वो हो गया सेब बेचा उतना में। अगला संतरा का भाव कितना था, 30 रुपया प्रति केजी। तो
30,000 3,004 को 30 से गुना करना पड़ेगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पता चलेगा कितना ये इसका भाव हुआ। इसी तरह से ये सब सवाल है। क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों के बेचने में प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? मिल जाएगा आराम से। रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु के बेचने से प्राप्त धनराशियों को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। धनराशि को इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, वह कौन सी वस्तु को है जिससे रमन ने सबसे अधिक धनराशि में बेची है? देखिए यहाँ पे क्या करना है कि कितना सामान बेचा वो, ठीक है, वो दिया हुआ है और उसका धनराशि दिया हुआ है ये। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक जो सामान है सबका धनराशि ज्ञात करना है इससे। ठीक है, कितना सामान है और कितने में बेचा उसे प्राप्त करना है और एक तालिका बनाना है, उसमें लिखना है कि कौन सा सामान कितना में बिका, टोटल कितना बिका। ठीक है, और उसको आरोही क्रम में ये सजा के रखना है, उससे पता चलेगा कि कौन सा सामान सबसे ज़्यादा अधिक धनराशि में बेचा है। ठीक है, आगे जो है जोड़ घटा गुना और भाग पर हम अनेक प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम ऐसे कुछ प्रश्न करेंगे। प्रारंभ से पहले निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए, इस प्रश्नों के विश्लेषण का अनुसरण कीजिए और देखिए इन्हें किस प्रकार हल किया जा सकता है। देखिए हम जोड़ घटा गुना भागा तो हम पढ़े थे, जैसे कि हमसे क्या पूछा जाता था कि 5 जोड़ 6, तो हम लिख देते थे कि 5 जोड़ 6 इतना होगा, 2000 जोड़ 5000 तो ये लिख देते थे इतना होगा। लेकिन अब उस सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, मतलब वो उस तरह से नहीं पूछ रहा, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे कुछ जनसंख्या दे रहा है। जैसे कि आप सवाल देखते हैं कैसे बोल रहा है कि देखिए 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या कितना 2,35,471 थी 1991 में। तो सन 1991 में वर्ष जो था उसमें पूरा जनसंख्या कितना था, सुंदरनगर का जनसंख्या 2,35,471। वही अब बोल रहा है 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? देखिए आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको बोल दिया है गया है कि 1991 में इस शहर का जनसंख्या इतना था और जब 2000 में हम देखें तो इतना बढ़ गया है। तो पूछ रहा है कि 2000 में कितना जनसंख्या हुआ। इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली आपको जोड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहले इतना था 1991 में और बढ़ के कितना और कितना बढ़ा, एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ, इतना ऐड हुआ। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। काम वही है, जोड़ने का काम है, लेकिन यहाँ संख्या में लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि जोड़ के बताओ। तो हमने दोनों चीज़ों को जोड़ दिया, जोड़ के हम लोग इस तरह से जोड़ के या लिखे। अब देखिए यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट हैं, अलग अलग विद्यार्थी हैं, वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि 2,35,471 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा और इस तरह से लिखने के बाद हमने जोड़ा है। ठीक है, ये देखिए सलमा है, इस तरह से लिख के जोड़ी है। ठीक है, अब क्या है और देखिए यहाँ पे इस तरह से इन्होंने जोड़ा है। और दूसरा विधि क्या है, इस तरह है। तीसरा विधि कौन सा, इस तरह का है। तो तीनों का जो विधि है, तीनों में जो जोड़ने के बाद जो आ रहा है इतना ही आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, तीनों विधि सेम है, सही है। ठीक है, अगला सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या है, किसी राज्य में वर्ष 2002 और 2002 से लेकर 2003 के बीच का कितना साइकिल बेचा गया था, 7,43,000। ठीक है, इतना साइकिल बेची गई थी। वर्ष 2003 और 2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितना है, 8,01,000 थी। ठीक है, 2002 से लेकर 2003 के बीच में इतना बेचा, 2003 से लेकर 2004 के बीच में इतना बेचा। ठीक है, इतना साइकिल बिका है। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो आपको डाटा दे रहा था। ठीक है, अब सवाल पूछता है किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई। देखिए यहाँ पे हम बड़ी संख्या छोटी संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे पहचानना है कि कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सबसे पहले इसको देखना रहता है हमको। ठीक है, सबसे पहले गिनना रहता है कि क्या सब में अंकों की जितने भी कोई भी संख्या में अंक है वो बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं इसमें दोनों में बराबर है, हाँ दोनों में बराबर अंक है। अगर बराबर है तो सबसे इधर वाला को देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये दोनों में देखना, ये वाला बड़ा है, 8 लाख बड़ा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कितना 2003 से 2004 के बीच में सबसे ज़्यादा साइकिल बेचा गया है, ये अधिक है। ठीक है, अब पूछ रहा है अधिक है लेकिन कितनी अधिक बेची। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ठीक है ज़्यादा बेचा है तो कितना ज़्यादा बेचा। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला है उससे छोटा वाला को घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा कि नहीं कितना ज़्यादा बेचा है। यहाँ से पता चल गया 57,100 साइकिल ज़्यादा बेचा है। ठीक है, अगर
इसको फिर से जांच करना है तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए दोनों को जोड़ दिया तो ये 8 लाख आ गया, सही उत्तर है। मतलब इतना जो संख्या है ये सही है। ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि अगर क्या इसी को आप दूसरे विधि से कर सकते हैं तो आप करके देख सकते हैं, तो उत्तर में आप बोल सकते हैं कि 2003 से 4 में 57,100 साइकिलें अधिक बेची गई थी। ठीक है, इतना साइकिल हम ज़्यादा बेचे थे पहले के मुकाबले में, साइकिल का डिमांड शायद बढ़ गया होगा शायद। फिर से एक सवाल आता है कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, तो छपता है, सब शहर में छपता है प्रतिदिन, सब शहर में नहीं छपता है, कुछ कुछ जगह छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, एक समाचार पत्र में कितना पृष्ठ होते हैं, 12। ठीक है, प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। ठीक है, प्रतिदिन, रोज क्या होता है कि 11,980 प्रतियां छपती है, तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। आपसे देखिए इतना छपता है और क्या बोल रहा है कि 12 पृष्ठ होते हैं, तो 12 पृष्ठ कितना बार छपेगा, 11,980 बार छपेगा। ठीक है, तो 12 को आप 11,980 बार जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हम जो गुना करते हैं उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 12 को जोड़ रहे हैं कितना, 11,980 बार, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसको 12 गुने 11,980। तो यहाँ हमको देखिए गुना हम तो सीखे थे, इनडायरेक्ट सीखे थे, हमको ये मिलता था, ये वाला चीज़ मिलता था। ठीक है, लेकिन यही चीज़ को इसने इस तरह से पूछा है, तो इस तरह से पूछा है तो हमको समझना होगा। ठीक है, क्या करना है, गुना करना है, जोड़ करना है, भाग करना है, उसके बाद हमको इस तरह से लिख करके गुना करना पड़ेगा। तो अभी तक हम सीख रहे थे बस इस तरह को, इसको कैसे बनाया जा सके। ठीक है, तो इसको अगर कैसे बनाया जा सके इसको सीख रहे थे, तो इसको ये ज़्यादा इस्तेमाल कब किया जाता है, इसको आप समझिए एक टूल है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करना है, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको इस चीज़ के लिए इस चीज़ का जानकारी होता है, इस तरह से हमको सवाल मिलते हैं, तो हम ये चीज़ जान गए हैं, हमको पता है कि इस चीज़ को इस तरह से लिखना है, और इस चीज़ को हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, उत्तर प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं, इतना पृष्ठ छपते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। ठीक है, कोई अभ्यास पुस्तिका बनाना है तो कितना कागज का पृष्ठ उपलब्ध है, 75,000 सीट मौजूद है। ठीक है, प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। मान लीजिए कि एक सीट होता है, सीट कहने का मतलब क्या, वो बड़ा पेपर रहेगा। ठीक है, एक पेपर से आप कितना पृष्ठ बना सकते हैं, 8 पृष्ठ बना सकते हैं, 8 पेज बना सकते हैं किताब का। ठीक है, प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 2,000 पृष्ठ हैं। अब एक किताब हम बनाते हैं तो उतना उसमें कितना पेज लगाते हैं, 2,000 पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है, इतना। अब पूछ रहा है कि आपसे कितना अभ्यास पुस्तिका बनाया जा सकता है, आपके सामने डाटा दिया हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके आप कितना अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं। हमको पता है कि एक सीट से कितना 8 पृष्ठ बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 से किसको भाग गुना कर देंगे, 75,000 पृष्ठ मेरे सामने है, 75,000 पृष्ठ को 8 से गुना करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना पृष्ठ बना सकते हैं टोटल। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास पुस्तिका से बनाए गए कितना 6 लाख पृष्ठ बनाए जा सकते हैं, एक 75,000 सीट से 6,000 पृष्ठ बना सकते हैं। और एक किताब को बनाने में हमको 20 पृष्ठ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 200 पृष्ठ लगाना पड़ता है, 200 से हम 6 लाख को अगर भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना किताब हम बना सकते हैं, कितना अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी। तो यहाँ वही किया गया है कि 200 को 6 लाख, 200 से 6 लाख को भाग दे दिया गया तो कितना है, 3,000। तो 3,000 पुस्तिकाएं, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या करना था, आपने पढ़ा था गुना और भाग पढ़ा था, सीखा था। ठीक है, 2 चीज़ सीखा था। अब ये सवाल इस तरह से पूछा कि आपको दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, गुना और भाग का इस्तेमाल करना पड़ा, तो अब धीरे धीरे इसी तरह से सवाल आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 75,000 गुने 8 बताओ कितना होगा, ये सब सवाल बच्चा वाला था। अब सवाल पूछेगा, इस तरह से सवाल दे देगा, तो वहाँ पे हम इन जो सीखे, हम गुना सीखे, जो भाग सीखे, उसका इस्तेमाल करके हम इसका सॉल्यूशन उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आता है प्रश्नावली 1.2। तो अगर आप जितने भी जो भी उदाहरण थे इसको अगर अच्छे से समझ गए हैं और इधर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए थे ये सब प्रश्न अगर इसको बहुत अच्छे तरह समझ गए हैं तो ये प्रश्नावली 1.2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सारा सवाल एक एक सवाल अच्छे तरह से बन जाएगा अगर आपने अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे तरह से समझा है तो इसको आप घर पे बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगला हम पढ़ेंगे आकलन करना, कैसे आकलन करते हैं उसके बारे में।